हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम वन शॉट वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें हम हल्का रिवीजन भी करेंगे और उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सर्कल क्या होता है ना। सर्कल क्या चीज है? सर्कल एक फिक्स पॉइंट से, है ना, लिए गए फिक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं और इससे फिक्स डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं ना। फिक्स डिस्टेंस कर लो कुछ भी, और इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट आप लोगे, है ना, उन सभी पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो वो एक सर्कल बन जाता है ना। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर। और इस फिक्स पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस लिया गया था इसको हम बोलते हैं रेडियस। सही है, ये होता है सर्कल। तो सर्कल समझ गए क्या है? फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर लिए गए सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो है वो एक सर्कल बनाता है। ठीक, अब देखो सर्कल के अंदर डायमीटर आप जानते हो, है ना। डायमीटर क्या है? एक ऐसी लाइन, है ना, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे और सर्कल को लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, जो ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और सर्कल को 2 पॉइंट्स पर मीट करे, है ना, लाइन सेगमेंट। तो इसको हम डायमीटर कह देते हैं। ठीक है, कॉर्ड की डेफिनेशन भी यही है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स पर, अगर 2 पॉइंट सर्कल पर लिए जाए उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या है? कॉर्ड है। तो डायमीटर भी क्या है? कॉर्ड ही है ना। तो डायमीटर क्या है? अपना एक कॉर्ड है जो कि सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर। सही है, तो ये सब चीजें हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखी हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या है सीकेंट। तो सीकेंट एक लाइन होती है, जैसे कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट था जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे मिल रहा था। ठीक है, सीकेंट एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करता है सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट्स पर। सही है, 2 अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन अगर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। सही है, अब देखो इसी तरह अपना एक टेंजेंट होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पर टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, ये ध्यान रखेंगे हम। तो टेंजेंट समझ में आ गया क्या होता है, सीकेंट समझ में आ गया क्या होता है। आगे देखते हैं। देखो जरा, हमसे क्या आगे है? नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, है ना। अगर टेंजेंट की बात करते हैं सर्कल पर, जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, लेट्स से ये मेरे पास एक सर्कल है। अब कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर देखो क्या है, इनसाइड द सर्कल है ना, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये तो सेंटर है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट से हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितने टेंजेंट इस पर बना सकते हैं। तो आप सोचो, कोई ऐसी लाइन बना पाओगे क्या कि जो सर्कल को टच करती हुई निकल जाए? ऐसा नहीं हो पाएगा ना। आप अगर लाइन बनाओगे यहाँ से कैसे भी, तो वो सर्कल को टच तो करेगी ही नहीं ना, वो तो काटती हुई चली जाएगी, वो भी 2 पॉइंट पर, कैसे भी बनाओगे तो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो यानी अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लिया जा रहा है तो वहां से हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। आगे कह रहे हैं इफ अ पॉइंट इज ऑन द सर्कल, अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो आप कितने टेंजेंट बना सकते हो? ठीक है, उस पॉइंट से। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट से अगर आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, तो एक ही टेंजेंट आप बना पाओगे। इसके अलावा अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो सर्कल को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है तो उस पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट बना पाओगे। अब देखो, अगर एक सर्कल है और पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है तो आप सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट बना सकते हो। ठीक है, कितने? 2 टेंजेंट बना सकते हो। तो ये समझ गया, समझ में आ गई होगी बात, है ना ये सभी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपने पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? देखो थ्योरम के जो प्रूफ हैं वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या कह रहा है थ्योरम में कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और ये कोई टेंजेंट है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी ना, वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, ऐसा वो हमसे कह रहा है। तो हमें इसका प्रूफ करना है अब, ठीक है। थ्योरम जो है उसका प्रूफ होता है, तो हम इसका प्रूफ करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। एक लाइन का एक पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इस बात का ही हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखो, ए बी क्या है, एक लाइन है, ओ एक पॉइंट है। अब ए बी पर दो पॉइंट है हमारे पास, ये रहा एक पी, ये रहा एक क्यू। तो अगर ओ से पी का डिस्टेंस देखें तो वो तो क्या ही है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस, जिसको मैं आर बोल देता हूं। क्लियर है। अब देखो दूसरी बात करते हैं, ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी पर पी के अलावा दूसरा पॉइंट लिया है क्यू। तो इस क्यू का इस ओ से डिस्टेंस क्या है, ओ क्यू, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकता हूं। क्लियर है, ओ आर प्लस आर क्यू। अब ओ आर क्या है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। तो ओ क्यू जो है वो रेडियस प्लस समथिंग है, यानी यूं कह सकता हूं कि ओ क्यू जो है वो ओपी से बड़ा है, क्योंकि रेडियस प्लस यानी रेडियस से बड़ा है ना, तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी है। यानी मैं यहां पर ये दिखा सकता हूं कि पी के अलावा इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो वो सर्कल से बाहर हो जाएगा, और अगर वो सर्कल से बाहर है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाएगा। यानी एक इकलौता पॉइंट पी ही है जिसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगा, बाकी सभी पॉइंट्स रेडियस से दूर हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई, रेडियस से ज्यादा ही हो जाएंगे। यानी मैं यूं कह सकता हूं, OP is the smallest distance from O, therefore अब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यानी लीस्ट डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का किसी लाइन से, वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी OP जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB पर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया कि अगर कोई सर्कल है तो उसके सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़े, देखो ये हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 2। इसमें क्या है कि लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। यानी कि कोई सर्कल है, यहाँ कोई एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, यानी सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बना रहे हैं, क्योंकि हम एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, ऐसा हमें यहाँ पर बोला गया है। तो हम जरा इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें डायग्राम तो चलो हम बना ही लेते हैं। ये अपना सर्कल हो गया, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट बना दिए हमने, जो भी इसके नाम है वो लिख लेते हैं, APQO, है ना, APQ और ये O सेंटर है, ठीक है। तो AP और AQ क्या है, हमारे लिए टेंजेंट है, ठीक है। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें प्रूव करना है कि AP और AQ इक्वल होंगे, क्योंकि हमें ये तो प्रूव करना था जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए वो इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको मिला लेते हैं, O से Q को ज्वाइन करा दिया, O से P को ज्वाइन करा दिया और इस AO को ज्वाइन करा दिया, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि ज्वाइन OP OQ एंड OA, ठीक है। अब देखो आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, एक AOP और एक AOQ। तो दोनों ट्राइंगल को जब हम देखेंगे, AOP को
और AOQ को, तो इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, AOQ में देखो दोनों ही ट्राइंगल में AO साइड जो है वो कॉमन है ना। मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहा हूं। इससे क्या होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी APAQ इक्वल हो जाएंगे, है ना। वही चीज यूज कर रहा हूं। तो AO दोनों में कॉमन है। अब देखो O से P क्या है, रेडियस, O से Q रेडियस, एक ही सर्कल की रेडियस तो सेम ही होती है ना। तो मैं यहां से कह सकता हूं OP और OQ दोनों इक्वल होंगे, तो ये तो कॉमन हो गए, और ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना। जब भी आप प्रूफ दोगे तो आपको प्रॉपर गिवन लिखना होगा, टू प्रूफ लिखना होगा, जो भी आपने कंस्ट्रक्ट किया है, जो भी ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हो, कोई चीज आप इक्वल लिख रहे हो तो उसका रीजन है ना। ये सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है, इन्हीं के मार्क्स होते हैं। अब देखो OP और OQ हो गया, साथ में हम जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जाने वाली लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी परपेंडिकुलर होती है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री होगा, है ना, इक्वल होगा। चाहे तो यहाँ पर लिख दो, है ना, ईच 90। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आपको रीजन मेंशन करना पड़ रहा है तो आप थ्योरम 1 की जो स्टेटमेंट है उसको भी लिख सकते हो, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो इसमें आप देखें तो ये साइड और ये एंगल और एक ये साइड ली है हमने, जो कि इस ट्राइंगल में राइट एंगल और उसके सामने हाइपोटेनस और एक साइड। तो RHS क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट हो गया AOQ के। कैसे? RHS से। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स AP और AQ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। इसको हम बोलते हैं CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। क्लियर है? तो AP और AQ जो दोनों टेंजेंट थे वो इक्वल प्रूव कर दिए ना हमने, यही तो प्रूव करना था इस थ्योरम में। और इसके साथ साथ इसमें कुछ और रिजल्ट भी हम देख सकते हैं, जो कि पहला रिजल्ट है कि अगर दो टेंजेंट बनाए हैं हमने एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल होगा। अभी अभी तो मैंने इसको और इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है कि नहीं? तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, यानी एंगल AOQ और AOP इक्वल होंगे। सही है? तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान रख सकते हो कि जब हम दो टेंजेंट बना रहे हैं जिस पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर हम ज्वाइन करें तो वो सेंटर के साथ भी इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट में नेक्स्ट रिजल्ट है क्या? हाँ बिल्कुल, कि अगर दो टेंजेंट बना रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, है ना। यानी कि जब हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं तो उस पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाएं तो वो टेंजेंट उस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है, बराबर झुके हुए हैं, यानी बराबर एंगल बनाते हैं। तो ये भी तो CPCT से प्रूव कर सकते थे ना, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला रिजल्ट भी हम ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल। दो सर्कल पर कॉमन टेंजेंट कैसे? देखो, कॉमन टेंजेंट कौन सा टेंजेंट होता है? वो टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो दोनों ही सर्कल पर टेंजेंट हो, मतलब दो अलग अलग लाइन ना बनानी पड़े, एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल पर टेंजेंट बन जाए तो उसको कॉमन टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब देखो यहां पर कुछ अलग अलग टाइप से हो सकता है ये। सबसे पहले, अगर दो सर्कल
एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, मतलब दो अलग अलग सर्कल दूर दूर हो, मतलब उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, वो उनके रेडियस के सम से बड़ा हो। मान लो इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो इसकी रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक ही है सिर्फ, और इसकी यहाँ से यहाँ तक। सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा है ना, यानी अगर दो सर्कल दूर हैं तो उनके रेडियस का सम जो होगा वो सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस से कम होगा। सही है, तो ये वाला केस लिया हमने। ऐसे में क्या होगा, ये देखो, आप देख सकते हो कि एक ये टेंजेंट बन रहा है, एक ये टेंजेंट बन रहा है, मतलब कॉमन टेंजेंट है ना, ये एक ऐसी लाइन जो दोनों पर टेंजेंट हो गई, ये ऐसी लाइन जो दोनों पर टेंजेंट हो गई। एक ये दिख रही होगी आपको, है ना, इस तरीके से, एक यहाँ पर ये दिख रही होगी। तो ये जब दो सर्कल एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, दोनों अलग अलग हो, ठीक है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के सम से ज्यादा हो, तो ऐसे केस में चार कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं। कितने? चार कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं। अब देखो, इनमें दो टेंजेंट तो कहलाएंगे डायरेक्ट, जो एक सीधी लाइन ऐसे, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब सर्कल को एक ही तरफ, ऊपर है तो ऊपर ही टच कर रही हो, नीचे तो नीचे टच कर रही हो, उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और ऐसे टेंजेंट जो सर्कल के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रहे हैं इसके ऊपर, दूसरे में नीचे वाले हिस्से को, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझ में आ रही बात? तो चार में से दो डायरेक्ट हैं और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा पहला केस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है केस 2। इसमें जब सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, एक दूसरे को कैसे टच कर रहे होंगे? एक्सटर्नली। जब उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के ही बराबर हो जाए, है ना, देखो O1 O2 क्या है? R1 प्लस R2 ही तो है, ठीक है, तो यही यहाँ पर बोल रहा है। तो ऐसे केस में हम तीन टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है, तीन टेंजेंट बना सकते हैं। अब देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, एक ये रहा, है ना, एक ये, और एक ये, जो दोनों को एक साथ यहाँ से टच करता हुआ निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम तीन कॉमन टेंजेंट इस पर बना सकते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दो पॉइंट पे, तब क्या होगा? तब देखो, यहां से लेकर यहां तक R1 है और यहां से यहां तक R2 है, तो यानी इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अब R1 प्लस R2 से छोटा ही है ना, R1 प्लस R2 से छोटा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे केस में सिर्फ दो ही कॉमन टेंजेंट बन पाएंगे, जो आप देख पा रहे हो। तीसरा बीच से भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच से जाएगा तो एक ही सर्कल पे बनेगा, दोनों पे तो बना नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे में हम दो ही आप टेंजेंट बना पाओगे, है ना, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट यानी केस 4 जो है, उसमें क्या है? उसमें जब सर्कल एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर चला जाए, पर अंदर जाने के साथ साथ वो सर्कल अंदर से किसी एक पॉइंट पर दूसरे सर्कल को टच करता हो, ठीक है, दूसरे सर्कल को टच करता हो। क्लियर है? तो ऐसा केस, ऐसे केस में R1 माइनस R2 जो है, देखो मान लेते हैं ये है बड़े सर्कल का सेंटर, ठीक है, और ये छोटे सर्कल का, तो दोनों के बीच का जो सर्कल के सेंटर्स का डिस्टेंस है, देखो यहां पर समझना, ये तो इसकी पूरी रेडियस हो गई, और यहां से लेकर यहां तक, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक किसकी डिस्टेंस हो गई, किसका रेडियस हो गया? ये पूरा नीचे जो है ये R1 है और ये वाला R2 है, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस तो क्या ही हो गया? O1 O2 का डिस्टेंस क्या हो गया? पूरे R1 में से R2 हटा दो, है ना, R1 माइनस R2, सही है। तो यहाँ पर R1 माइनस R2 है, क्योंकि R1 हमने बड़े वाले सर्कल की रेडियस ले रखी है। तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट बन पाएगा, जिस पॉइंट पे वो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, उसी पॉइंट से वो टेंजेंट चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही कॉमन टेंजेंट हो पाएगा। सही है। नेक्स्ट
देखिए केस 5, जब एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल हो जाएगा और वो अंदर में भी ऐसे हो कि टच ही ना कर रहा हो, तो ऐसे केस में टेंजेंट कहाँ ही बन पाएगा। अगर अंदर वाले सर्कल पर टेंजेंट बनाने जाओगे तो बाहर वाले का नहीं रहेगा, बाहर वाले का बनाने जाओगे तो अंदर वाले का नहीं रहेगा, तो दोनों का कॉमन टेंजेंट नहीं बन पाएगा, है ना। तो इस केस में जो कॉमन टेंजेंट बनेंगे वो एक भी नहीं होंगे ना, नो कॉमन टेंजेंट। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो कि सर्कल्स चैप्टर से हमसे पूछे गए हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट है, लेट से ये सेंटर O है, इससे 8 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, लेट से P, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 6। तो हमसे बोल रहा है कि उस पॉइंट से टेंजेंट जो बनाया है आपने उसकी लेंथ क्या होगी। तो इस पॉइंट से आप टेंजेंट बनाओगे अगर ऐसा कुछ, है ना, तो इस टेंजेंट की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ का मतलब हो गया भाई टेंजेंट वहीं तक जहां पर सर्कल को टच कर रहा है, आगे नहीं, है ना, यहीं तक की लेंथ। तो अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूं तो मैं थ्योरम से जानता हूं कि ये लाइन टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगी। थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि एंगल Q जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और रेडियस क्योंकि 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये तो रेडियस ही तो है, सही है ना। तो अब मुझे PQ की लेंथ ही तो फाइंड करनी है, PQ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इस ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। तो इन ट्राइंगल POQ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस है, तो यानी OP का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देखो OP 8 है यानी 8 स्क्वायर, OQ कितना है, OQ 6 है, और PQ यानी टेंजेंट की लेंथ तो हमें निकालनी ही है। तो 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36 प्लस PQ स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 64 माइनस 36 हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 3 2, तो 28। तो इसको आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ रूट 28, प्लस माइनस साइन आता, लेकिन PQ क्या है, टेंजेंट है, यानी कि एक P से Q का डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए प्लस वाला ही रखा है हमने। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 28 को मैं 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 4 बाहर आएगा रूट से तो 2 बन जाएगा, तो 2 रूट 7 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो उस टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी 2 रूट 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम थ्योरम 10.1 का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल हमने इस तरीके से बनाया है कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, यानी सर्कल उसके अंदर है, क्वाड्रिलेटरल सर्कल को बाहर से टच कर रहा है ना, हर तरफ से। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। यानी अगर मेरे पास लेट्स से ये क्वाड्रिलेटरल है और ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, जो कि उसको हर जगह से टच कर रहा है, तो एक तो नाम रख लेते हैं इसके ABCD। तो हमें प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा, यानी AB और CD का सम
AD और BC के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कि AB प्लस CD मस्ट बी इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी होगी। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम। ये जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं, ये जो सर्कल को टच कर रही हैं जिन पॉइंट्स पर, उनके नाम रख लेते हैं कुछ P, Q, R और S। और हम जानते हैं, हमने पढ़ा अभी थ्योरम 10.2 में कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। यानी A से अगर मैं ये दो टेंजेंट AP और AS बना रहा हूं तो ये इक्वल लेंथ के होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो लिख लेते हैं। ठीक है, AP मस्ट बी इक्वल टू AS। सही है। सिमिलरली B से P पर और B से Q, ये भी तो इक्वल होने चाहिए। तो BP और BQ इक्वल होंगे। सिमिलरली C से CQ CR, ये इक्वल होंगे, है ना। तो CQ और CR इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पर CQ इक्वल टू CR भी लिख सकता था मैं, पर मैं CR और CQ लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आगे इन सबको अभी ऐड करूंगा। तो जब मैं ऐड करूंगा, ध्यान रखो, तो मुझे BC पूरा चाहिए होगा। तो BC कैसे आने वाला है? BQ प्लस CQ करके आएगा, BQ प्लस CQ। तो मैंने जिस तरफ BQ लिखा उसी तरफ CQ लिख दिया ताकि ऐड करते टाइम कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। अब देखो इसी तरह D से DR और DS इक्वल होंगे। तो अब DR को उसी तरफ रखूंगा जिस तरफ CR है, बस ये ध्यान रखना है। तो DR इज इक्वल टू DS। ये चारों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। तो ये रीजन हमें देना पड़ता है, ठीक है, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल पर तो वो इक्वल होंगे। सही है। तो अब इन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर इनके नाम रख दें इक्वेशन के तौर पर 1 2 3 4, तो हम क्या कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, है ना। इन चारों को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने से क्या आएगा? देखो AP प्लस BP CR प्लस DR। तो AP प्लस BP क्या बनने वाला है? AB तो बनेगा। CR प्लस DR क्या बनने वाला है? CD बनेगा। इधर AS प्लस DS क्या बनेगा? AS प्लस DS AD बनेगा। और BQ प्लस CQ क्या बनेगा? BC बनेगा। बस यही तो हमें प्रूफ करना था, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या बोला गया है कि PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कहां पर? राइट एंगल एट Q। चलो बना लेते हैं। PQR is right angle triangle, right angle at Q with PQ 12, QR 5। आगे बढ़े। आगे कह रहा है अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस X इज इंस्क्राइब्ड इन PQR। एक सर्कल इसके अंदर है, इंस्क्राइब का मतलब उसके अंदर है, ठीक है। विद फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो देखो एक सर्कल बनाते हैं जो इसके अंदर हो, जो इसके तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा हो, है ना। इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखो आगे कह रहा है इसका सेंटर जो है O है और इसकी रेडियस जो है वो X है ना। देखो तो ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो वो रेडियस है और साथ के साथ उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो ये थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बना है, लेकिन आप देखो ये तीनों एंगल 90 है तो चौथा अपने आप 90 होगा। और ये रेडियस, ये भी रेडियस, चारों एंगल 90 किसी क्वाड्रिलेटरल में होंगे तो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा।
पर अगर उसकी साथ वाली साइड्स रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये आर है तो ये यहां तक भी आर होना चाहिए और ये भी आर होना चाहिए, है ना। लेकिन सारी साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है, ओ, और मैं उन दोनों पॉइंट्स के भी नाम लग देता हूं, है ना। ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पी क्यू आ चुका है ना, ए बी लिख देते हैं, ठीक है। तो ओ ए क्यू बी है ना, ओ ए क्यू बी क्या होना चाहिए, इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर होगा, सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये पूरा 5 है, यहां तक आ रहा है, तो अब क्योंकि ओ ये क्या पॉइंट है, ए क्यू अगर आर है तो ए आर कितना होगा, ए आर विल बी पूरा 5 है, और ये आर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 माइनस आर हो जाएगा, क्या 5 माइनस आर होगा ना। अब देखो, चलो आगे बढ़े, ठीक है। और देखो इसको रख लिया। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से, अगर हम किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं, तो आर ए और आर सी इक्वल होंगे, है ना। आर ए मस्ट बी इक्वल टू आर सी। यहां पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वही सेम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। तो आर ए और आर सी इक्वल होंगे, और आर ए की लेंथ है 5 माइनस आर, दैट इम्प्लाइज आर सी भी कितना हो जाएगा, आर सी भी हो जाएगा 5 माइनस आर, है ना, 5 माइनस आर, तो ये आर सी आया। अब देखो आर सी 5 माइनस आर है और ये आर है, तो ये वाली लेंथ भी निकाल सकते हैं, है ना। देखो ये क्या है, बी क्यू, बी क्यू कितना है, आर है, एज बी क्यू इज आर, दैट इम्प्लाइज ये लेंथ दैट इज पी बी, वो कितना हो जाएगा, 12 पूरा था माइनस आर, है ना। तो पी बी हो जाएगा 12 माइनस आर, है ना, 12 माइनस आर, ठीक है। अब देखो अगर पी बी 12 माइनस आर है तो सेम प्रॉपर्टी से पी से सी, पी से बी और पी से सी इक्वल होंगे, है ना, वही कि एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो पी भी 12 माइनस आर है तो पी सी भी 12 माइनस आर होगा, दैट इम्प्लाइज पी सी इज ऑल्सो 12 माइनस आर, है ना। यहां पर आप रीजन लिख सकते हो कि पी बी इक्वल होगा पी सी के, और साथ में लिख सकते हो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब देखो पूरे पी आर की लेंथ जो है वो कितनी आनी चाहिए थी, वो हम निकाल सकते थे इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए, क्योंकि मुझे ये दो साइड्स पता थी और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल था, तो निकाल लेते हैं। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस क्या है, पी आर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू कितना था, पी क्यू था 12, क्यू आर कितना था 5, तो यहाँ से हम पी आर निकाल सकते हैं 144 प्लस 25, तो ये 169 हो गया, तो पी आर स्क्वायर इज 169, तो पी आर विल बी स्क्वायर रूट 169, दैट इज 13 सेंटीमीटर, है ना। पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। पी आर को मैं पी सी प्लस सी आर लिख सकता हूं ना, पी आर को पी सी प्लस सी आर लिख सकते हैं, तो पी आर को हमने लिख दिया पी सी प्लस सी आर, और पी आर आया 13,
PC कितना है 12 माइनस आर, और CR कितना आया है 5 माइनस आर। 12 प्लस 5 17, इसको इधर भेज दो, माइनस आर माइनस 2R माइनस 4, तो R हो गया 4/2, दैट इज 2। कोई दिक्कत है ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ। इसमें कह रहा है इन फिगर OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। OP जो है वो डायमीटर, सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, तो प्रूव करना है ABP जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सही है। देखो, अगर मैं इस सर्कल की रेडियस को R बोलता हूं, तो OP जो कि डायमीटर है, तो OP कितना होना चाहिए 2R होना चाहिए, है ना, सही है। अब देखो, अगर मैं ट्राइंगल APO देखूं, तो APO में देखो, हमें किस ट्राइंगल को प्रूव करना है APB को इक्विलेटरल प्रूव करना है ना, तो मैंने AB को ज्वाइन कर लिया तो APB बन गया है ना। तो इक्विलेटरल प्रूव करने के लिए या तो मैं तीनों साइड इक्वल दिखा दूं या तीनों एंगल इक्वल दिखा दूं ट्राइंगल के, तो भी हो जाएगा, है ना। तो देखो, APO ट्राइंगल में मैं एंगल P निकाल सकता हूं। कैसे? APO में मुझे पता है AO और OP, तो मैं ट्रिगो यूज करता हूं। लेट्स से दिस इज थीटा, ठीक है। तो AO इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस। तो AO अपॉन OP, AO अपॉन OP मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा ही तो होता है। AO कितना है R, OP कितना है 2R, साइन थीटा ये तो 1/2 हो गया। साइन थीटा 1/2 हम जानते हैं ना कब होता है 30 डिग्री पर, यानी थीटा 30 है। और हम जानते हैं कि जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं, तो सेंटर से पॉइंट जो एक्सटर्नल है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सही है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप चाहो तो उस रिजल्ट को यूज भी कर सकते हो, आप चाहो तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी लिख सकते हो, है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी लिख सकते हो। तो या तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, सिमिलरली थीटा कौन सा एंगल है, एंगल APO, है ना, एंगल APO 30 डिग्री। यही सेम काम R और 2R के साथ मैं यहां पर करूं तो भी तो ये थीटा ही आएगा, तो भी तो ये एंगल 30 डिग्री का ही आएगा, आया ना। तो सिमिलरली करके लिख दो, सिमिलरली एंगल BPO जो है वो भी 30 डिग्री ही होगा। क्लियर है। यानी अगर मैं इसमें देखूं तो एंगल APB कितना होगा, एंगल APB होगा 30 प्लस 30, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है। अब इस ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री का है, साथ में AP और BP इक्वल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर AP और PB इक्वल हैं तो ट्राइंगल APB में AP और BP इक्वल है, APB के अंदर AP और BP इक्वल है। तो हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल PAB और एंगल PBA ये दोनों इक्वल होंगे। इसका रीजन हम लिख सकते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। आपको ये रीजन मेंशन करने पड़ेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। अब
तीनों एंगल का सम है ना, यानी एंगल ए पी बी, पी ए बी एंड पी बी ए, इन तीनों का सम तो 180 होना ही चाहिए ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। एक एंगल ए पी बी जो है 60 डिग्री आ ही चुका है, ये दोनों इक्वल ही है, तो मैं क्या करता हूँ पी बी ए की जगह पी ए बी ही लिख देता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल तो है ही। तो ये 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और ये 2 टाइम्स पी ए बी हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो पी ए बी की वैल्यू क्या आएगी 120/2 दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है, 60 डिग्री। तो यानी कि पी ए बी भी 60 हो गया और पी बी ए तो इसके इक्वल है ही, वो 60 है ही, है ना। Therefore all the angles are equal। अब क्योंकि सारे एंगल इक्वल है और 60 डिग्री के हैं तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ही होगा, है ना। हेंस ट्राइंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पे चले, है ना, यही प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ सर्कल टचेस द साइड्स BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P, है ना, एंड टचेस AB एंड AC व्हेन प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली, है ना, जैसा कि डायग्राम में हमें दिया हुआ है। तो हमें शो करना है कि AQ जो होगा वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC होगा, है ना, ये हमें शो करना है। क्या कि AQ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब देखो ये हमें शो करना है। तो आप देखो ध्यान से, मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड को सॉल्व करता हूं। चलो राइट साइड को सॉल्व किया, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये क्या होगा AB प्लस BC प्लस AC, है ना, यही तो पेरीमीटर होगा ट्राइंगल का। अब ध्यान दो, BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BP प्लस PC लिख सकता हूं ना, तो लिख देते हैं AB प्लस BC को मैंने लिखा BP प्लस PC, है ना, इस चीज को। अब देखो यहां पर ध्यान देना। अब देखो C से CP और CR दो टेंजेंट बनाए गए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना, CP और CR इक्वल होने चाहिए। और B से दो टेंजेंट B से BP और BQ बने हैं, तो BP और BQ भी इक्वल होने चाहिए, है ना। यानी मैं BP की जगह BQ लिख सकता हूं और CP की जगह CR लिख सकता हूं। ठीक है, इसमें पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ AB प्लस AB प्लस BP की जगह BQ, CP की जगह CR और AC तो अपनी जगह है ही। ठीक है, इसमें आप चाहो तो रीजन दे सकते हो, कैसे कि BP इज इक्वल टू BQ एंड CP इज इक्वल टू CR, प्रॉपर्टी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये मेंशन करके आप लिख सकते हो। अब देखो AB प्लस BQ क्या है, AB प्लस BQ क्या है, AQ है कि नहीं, और CR प्लस AC क्या है, AR है क्या। फिर यहां पर भी वही प्रॉपर्टी आ गई, A एक पॉइंट था जहां से आपने दो टेंजेंट बनाए हैं AQ और AR, तो एक ही पॉइंट से अगर सर्कल पर दो टेंजेंट बनाए जा रहे हैं तो वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं वही AQ और AR भी तो AQ के इक्वल होगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो क्योंकि AR और AQ इक्वल है सेम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये चीज क्या बन गई, हाफ ऑफ AQ प्लस AQ दैट इज 2AQ, 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, AQ ही बन जाएगा। यानी
ए बी सी का पेरीमीटर का आधा जो है उसको हम ए क्यू के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही हमसे पूछा गया था। सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर ओ, है ना, एक सर्कल है, सेंटर ओ है, एक कोई पॉइंट है P, यहां से दो टेंजेंट बनाए हमने पी ए एंड पी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है प्रूव दैट एंगल ए पी बी दैट इज दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी। ये O है ना, ओ ए बी ये वाला। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमें यहां पर क्या प्रूव करना है, एंगल ए पी बी मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी। अब देखो जरा, अगर मैं एंगल ओ ए बी को कुछ लेट कर लेता हूं, मैंने कहा कि चलो एंगल ओ ए बी कुछ होगा, कुछ तो होगा ही, मैंने कहा थीटा है लेट से। ठीक है, थीटा है। तो हम ये तो जानते ही हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, है ना, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एंगल पी ए ओ जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, है ना। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से यानी इस थ्योरम से मैं कह सकता हूं कि एंगल पी ए ओ 90 का होगा। अब देखो, अगर पी ए ओ 90 का है और ये थीटा है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, है ना, ये बचा हुआ हिस्सा होगा 90 माइनस थीटा। क्या कोई दिक्कत है? सही है ये बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइंगल एपीबी में आते हैं। इन ट्राइंगल एपीबी में एपी और बीपी इक्वल होंगे, है ना। कैसे? एपी विल बी इक्वल टू बीपी, प्रॉपर्टी वही, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। तो इस प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल होंगे। सही है। अब देखो, फिर अगर एक ही ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी एंगल ए और एंगल बी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दैट इम्प्लाइज एंगल पी ए बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। ठीक है, रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, है ना, पी ए बी एंड पी बी ए। तो पी ए बी 90 माइनस थीटा है तो पी बी ए भी 90 माइनस थीटा ही होगा। पी ए बी 90 माइनस थीटा है तो पी बी ए बी 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा। सही है। अब देखो, ट्राइंगल एपीबी में तीनों एंगल का सम तो 180 होना ही चाहिए। तो नाउ ट्राइंगल एपीबी की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो एंगल ए पी बी, पी ए बी, पी बी ए, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, ए पी बी कितना है, ए पी बी तो हम निकाल रहे हैं, चलो, पी ए बी 90 माइनस थीटा, पी बी ए भी 90 माइनस थीटा, तो 90 90 180 उधर गया, तो ये हो गया 180 माइनस 180, थीटा थीटा माइनस 2 थीटा, तो उधर जाके प्लस 2 थीटा हो गया। तो ए पी बी आ रहा है 2 थीटा, और मैंने थीटा किसको लेट किया है, थीटा हमने लेट किया है एंगल ओ ए बी को, है ना, ओ ए बी दैट इज दिस। तो मैं यहां पुट कर सकता हूं 2 इंटू एंगल ओ ए बी,
और हमें यही तो प्रूव करना था कि APB जो है वो डबल होगा OAB के, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये हमने सर्कल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है ना। नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है अपना हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमें क्या करना है, देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन है ना। हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए क्या करेंगे, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, हाइट और किसी एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, बिना मेजर किए। सही है, ट्रिगो का यूज करते हुए हाइट और डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें दो टर्म्स पता होने चाहिए मेनली, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखो समझ लो क्या होता है, जब भी आप किसी भी एक पॉइंट से ऊपर की तरफ किसी चीज को देखते हो, है ना, तो वहां पर जो एंगल बनता है, लेट से आप यहां पर हो और आप ऊपर किसी चीज को देख रहे हो, तो ये आपके बेस के पैरेलल, मतलब आपकी आईज के पैरेलल, है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो ये लाइन है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे जैसे आप ऊपर देखोगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये वाला जो एंगल होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। लेट से आप यहां पर हो और नीचे किसी चीज को, आप ऊपर से नीचे किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या, आपकी बेस के पैरेलल, मतलब आपकी आईज के पैरेलल जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे देखोगे तो कुछ एंगल बनता जाएगा, ये है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आ गया क्या है। ठीक है, कि किसी चीज को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन बनेगा, है ना। देखो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। लेट्स से ये आपके पास कोई टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है। आप इस पॉइंट से जब इस टावर के टॉप को देखोगे तो यहां से आप देख रहे हो तो ऊपर देखोगे तो ये एंगल बन जाएगा यहाँ पर। सही है, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको कहा जाए कि नहीं, अब आपको यहां से यहां देखना है। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि आपके आईज के पैरेलल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वो ये है ना, ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। अब यहां से आप नीचे देखना शुरू करोगे तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का, वो ये वाला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये टावर जो है ग्राउंड के साथ वर्टिकल है, तो यानी परपेंडिकुलर है एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, और ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, और इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो है वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख के एंगल ऑफ एलिवेशन बना दूंगा, मतलब क्वेश्चन करते टाइम मैं डिप्रेशन को यहाँ ले आऊंगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही बात। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाला एंगल जो है ये वाला ये डिप्रेशन होता है, बिल्कुल नहीं, ये बाहर वाला एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो कैसे क्वेश्चंस इस पर कर सकते हैं हम, वो देखो। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक लेडर है, एक वर्टिकल वॉल के टॉप को जस्ट टच कर पा रहा है। ठीक है, सही है। आगे कह रहा है, इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। लेडर जो है वो वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ग्राउंड के साथ ही सपोर्ट मिल रहा होगा लेडर को नीचे। ठीक है, लेडर किसके साथ 60 का एंगल बना रहा है, वॉल के साथ। वॉल और लेडर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पर कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की बात नहीं हुई है। ठीक है, सही है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हमें दिया क्या है,
लैडर की लेंथ 15 मीटर, ये चीज हमारे लिए लैडर है, ठीक है, ये चीज हमारे लिए वॉल है, तो इनके नाम रख लो ए बी सी। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, ए बी लैडर, ठीक है, ये है, ये क्या है वॉल, वॉल जो है ग्राउंड के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आप यूज तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही करोगे, सही है ना। अब देखो ये एंगल 60 है, ये साइड पता है, ये निकालना है, तो अब ट्रिगो का यूज करते हुए आप देखो इस 60 डिग्री के लिए ये चीज क्या कहलाएगा, हमेशा जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस और बची हुई साइड बेस, सही है। अब देखो तो इसमें हमें एक तरीके से ए बी फाइंड करना है जो कि बेस है, और ए सी जो कि हाइपोटेनस है दिया हुआ है, तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉस थीटा जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, और बेस कितना है यहाँ पर ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी, कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, थीटा हमारे लिए 60 डिग्री है ये एंगल, है ना। तो इस तरीके से आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है, क्या चाहिए, है ना, तो वो साइड्स का रिलेशन मिलेगा, उससे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनता है वो पता चलेगा, और वहां पर एंगल पता होगा उसको पुट करो। कॉस 60 की वैल्यू आप जानते होगे, है ना, कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है, सही है। अब देखो ए बी हमें फाइंड करना है, ए सी हमारे पास है 15, तो ये 15 यहाँ आ गया, तो 15/2 दैट इज ए बी, तो ये कितना हो गया 7.5 मीटर, तो ये लैडर, ये वॉल की हाइट हो गई, है ना, हमें वॉल की हाइट ही तो बतानी थी इस क्वेश्चन में, तो समझ में आया कैसे ट्रिगो का यूज करते हुए हम ये हाइट निकाल सकते थे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखो नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल। लेट्स से ये एक पोल है और ये पोल की शैडो है, अब हमसे कहा गया है कि पोल की हाइट और पोल का जो शैडो बना है वो दोनों सेम है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। जब भी सन के एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो वो यही वाला एंगल होता है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो अब देखो ये एंगल मुझे नहीं पता, पोल जो है ग्राउंड के साथ हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, वर्टिकल होगा, है ना। अब देखो उसने कहा कि पोल की हाइट दैट इज ए बी और पोल की शैडो दैट इज बी सी वो इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, सही है। हमें फाइंड करना है ये थीटा, तो हमें इस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको देखना है क्या चीजें पता है आपको, थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी पता है, ए बी दैट इज परपेंडिकुलर, है ना, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और आपको बी सी पता है दैट इज बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहाँ मिलता था, टेन थीटा में, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब टेन थीटा, थीटा तो हमें पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी, और क्योंकि हमें तो बोला गया है ए बी और बी सी इक्वल है तो बी सी को भी ए बी लिख दो, और ये कट के कितना बन गया 1। अब आप ये जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते टाइम आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जिसमें आपने पढ़ा था कि टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता सकते थे कि क्या एंगल बन रहा होगा, सही है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, है ना, एक टावर के फुट से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, 2 पॉइंट सी एंड डी, है ना, 2 पॉइंट से पास कर रही है, विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट रेस्पेक्टिवली, है ना, 1.4 मीटर के डिस्टेंस पे एक 16 मीटर के। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक टावर है, ठीक है, ये टावर सी और डी से पास कर रहा है, और सी और डी के बारे में हमें दिया हुआ है कि सी जो है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और डी जो है वो 16 मीटर के डिस्टेंस पे है इसके फुट से, ठीक है। फिर कह रहा है सी के साथ इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और डी के साथ इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों जो एंगल बना रहे होंगे उनका सम
90 डिग्री का होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का मतलब यही होता है ना कि सम 90 होगा। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, सही है। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना, टावर की हाइट चाहिए। तो लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी डी तो थे ही। तो दो ट्राइंगल बन रहे, ए बी सी और एक ए बी डी, है ना, जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। टावर है तो ग्राउंड के साथ 90 का ही एंगल बना रहा होगा। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, ए बी डी, ए बी सी ले लेते हैं। चलो ए बी सी लिया तो ए बी बाई बी सी, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए ए बी दैट इज हाइट, और मेरे पास है बी सी, तो ए बी और बी सी का यूज करूंगा, है ना। तो ए बी बाई बी सी, इस एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर है, ये बेस है जो कि होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ए बी तो पता नहीं है पर बी सी 4 है, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसको रख लिया। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लिया ए बी डी, है ना, ए बी डी में ए बी बाई बी डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि वही इसमें भी हाइट चाहिए होगी, बेस है, तो ए बी बाई बी डी, और बी डी तो ठीक है, एंगल कितना है थीटा, tan थीटा हो गया, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि थीटा ही था एंगल। ए बी पता नहीं है, बी डी 16 है, तो पुट कर लेते हैं, ठीक है। ए बी बाई 16 इज tan थीटा। अब देखो इक्वेशन 1 में ए बी बाई 4 cot थीटा है, और इक्वेशन 2 में ए बी बाई 16 tan थीटा है। एक तो मैं जानता हूं कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो ए बी बाई 16 और ये 1 बाई tan थीटा, और 1 बाई tan थीटा तो कितना ही होता है, cot थीटा ही तो होता है ना, ये बात हम जानते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और इक्वेशन 1 से मैं cot थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूं, ए बी बाई 16 और cot की वैल्यू कितनी थी, ए बी बाई 4, है ना। अच्छा मैंने रेसिप्रोकल किया था ना, ठीक है, यहां पर मैंने रेसिप्रोकल किया था तो ये 16 बाई ए बी हो जाना चाहिए था, है ना, 16 बाई ए बी होना चाहिए था। और cot की वैल्यू ए बी बाई 4 है ना, पुट कर लेते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर ये 64 हो जाएगा। अब देखो ए बी क्या होगा, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 64, पर ए बी क्या है, किसी पोल की या किसी टावर की हाइट है ना, ये तो नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए पॉजिटिव ही होगी, तो 8 मीटर जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखो जरा, नेक्स्ट है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, है ना। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर, ग्राउंड पे एक पॉइंट है P, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आगे क्या कह रहा है, a flagstaff is fixed at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45। P से इसके ऊपर एक flagstaff लगा हुआ है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 45 है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टाफ, फ्लैगस्टाफ की लेंथ बतानी है। अगर इसका नाम रख दें ए बी सी डी, पी तो है ही, तो ए बी की लेंथ बतानी है ना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, पी का बिल्डिंग से डिस्टेंस यानी सी पी भी बताना है ना, हमें दो चीजें बतानी होगी, ए बी और सी पी, ठीक है। देखो जरा, दो ट्राइंगल है मेरे पास जो कि राइट एंगल होंगे यहाँ पर, बी सी पी और ए सी पी, है ना।
तो दोनों को एक एक करके उठाते हैं। इन ट्राइंगल BCP देखो क्या होगा, मुझे CP चाहिए, BC पता है, इस ट्राइंगल में ये एंगल P पता है 30 है, तो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पता है, ये चाहिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ मिलता है, tan थीटा में, इसलिए BC अपॉन CP को उठाया और tan थीटा का यूज किया। थीटा क्या है 30 डिग्री, BC क्या है 10, CP पता नहीं, tan 30 1/√3 होता है, तो यहाँ से CP की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि √3 को कह रहा है 1.73 ले लो, तो आप चाहे तो पुट भी कर सकते हो यहाँ पर 10 × 1.73 दैट इज 17.3 मीटर, तो ये CP की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे AB भी चाहिए, तो AB कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, ACP में AB मिलेगा, तो आ जाओ जरा, है ना, इन ट्राइंगल ACP है ना, तो ACP में AC अपॉन CP सही है, पर इस एंगल 45 के लिए AB परपेंडिकुलर में मिलेगा, है ना, AC पूरा हो गया अपॉन बेस CP, तो 10 थीटा हो जाएगा, और थीटा तो 45 है ना, क्या बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एंगल 45 है, तो AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं। ठीक है, और CP को CP रहने देते हैं, चलो 10 45 1 होता है, AC को AB प्लस BC लिख दिया क्योंकि AB चाहिए और BC तो पता ही है, तो पुट कर लो, AB पता नहीं है, BC 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CP आ गया, CP 10√3 आया था, ये इधर माइनस कर दोगे तो 10 हो जाएगा, तो AB हो गया 10 कॉमन √3 - 1, और √3 तो हमें दिया ही हुआ है 1.73, -1 करोगे तो 0.73 हो जाएगा, तो 10 × 0.73 इज 7.3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, AB आ गया, सही है, तो ये भी हो गया, AB और CP दोनों आ गए हैं, है ना, हम ये दो चीजें ही इसमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, जिसमें कह रहा है 2 ships आर अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज अ लाइट हाउस, है ना, 2 शिप अलग अलग दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, लेट्स से एक शिप इधर है और एक शिप इधर है, ठीक है, इस शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन दिया हुआ है दोनों का ही, तो देखो, है ना, ऐसे कर सकते थे, ये वाला इसका होता, ये वाला इसका होता, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एक का है 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री, सही है। अब देखो ये 30 है तो ये लाइन पैरेलल होगा इसके, तो ये वाला भी 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा, इस तरीके से इसको यूज कर सकता हूं मैं। अब देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज 100, ये दोनों शिप थी वो, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है 100 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट, तो नाम रख लो ABCD। ठीक है, अब देखो ये पूरा 100 है, BC, अब लाइट हाउस जो है वो ग्राउंड के तो परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि सीधा हो गया, है ना। अब देखो B से C और C से D, इसको कुछ मान लो, है ना, लेट BC इज x मीटर, तो CD कितना होगा, पूरे 100 में से x हटा दो तो CD आ जाएगा, है ना। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं ACB और ACD, इन दोनों को यूज करके ही हम इसको निकालने वाले हैं, तो उसमें BC और CD की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो ट्राइंगल लिया ACB, ACB में चाहिए ये है ये, तो परपेंडिकुलर बेस tan थीटा ही लग जाएगा, तो AC अपॉन CB इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा 30 है, तो AC तो पता नहीं है, CB x है,
1030 1/√3 होता है, ठीक है। चाहो तो यहाँ से AC की वैल्यू निकालनी है, या चलो x निकाल लो, है ना, क्योंकि हमें x आ गया AC√3, हमें तो AC निकालना है ना, x की तो ज़रूरत ही नहीं है हमसे, है ना, x की ज़रूरत थोड़ी है, तो x निकाल लिया। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेंगे ACD, तो इन ट्राइंगल ACD AC/CD सेम tan थीटा हो जाएगा, और इस बार थीटा कितना है 45, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 45। तो AC/CD, AC तो पता नहीं है, CD है 100 - x और tan 45 1 होता है, तो यहाँ से AC कितना आ गया 100 - x। तो एक काम करो, अब इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू निकाली थी, AC√3 पुट कर दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 AC इज इक्वल टू 100 - x की वैल्यू AC√3, ये इधर आ गया AC प्लस AC√3 इक्वल टू 100। AC कॉमन ले सकते हैं, तो √3 + 1 बचे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आ जाएगा, तो AC हो गया 100/√3 + 1। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। रैशनलाइज करके हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 रैशनलाइज करते टाइम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर तो हो गया 100 × √3 - 1, और नीचे क्या है a + b × a - b, दैट इज a² - b², है ना, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, 3 - 1 2, तो ये इससे कटेगा तो 50 × √3 - 1 मीटर, है ना। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने √3 के लिए कुछ नहीं कहा, तो √3 की वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। अब हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना। तो देखो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, कि कोई एक लाइन सेगमेंट होगी हमारे पास, उसको किसी रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो भी लेंथ की लाइन बोली है वो ड्रॉ कर लोगे, कर ली, नाम रख दो कुछ भी, 10 सेंटीमीटर बोलिए 10 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक। आगे क्या करोगे, ठीक है। इसके दो तरीके हैं बनाने के, हम दोनों समझ लेंगे। A और B दोनों पर एक्यूट एंगल बनाओ, ठीक है, दोनों पर एक्यूट एंगल बनाओ, और जितना एंगल A पर बना रहे हो उतना ही B पर बनाओ, वो आपकी इच्छा है, कितना भी बनाओ, एक्यूट बनाओ बस। तो मैंने क्या किया, A पर एक एक्यूट एंगल बना लिया, ठीक है, और B पर एक एक्यूट एंगल बना लिया। अब देखो A पर अगर नीचे बना रहे तो B पे ऊपर बनाना, A पे ऊपर बनाओगे तो B पे नीचे बनाना, बस, ठीक है। सेम एंगल रखते हुए, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, BAX जो एंगल है ना, उतना ही एंगल ABY बनाया है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप कंपास से 30-30 बना दो या 60-60 बना दो, सबसे इजी होता है 60 बनाना, तो है ना, 60-60 डिग्री का एंगल बना दो, बना दिया। अब पहले क्या पार्ट में डिवाइड करना है, 3, बाद में 2, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले यानी शुरू में 3 पार्ट्स, 3 आंख लगा लो, कंपास रखो ए पर, एक सूटेबल लेंथ ओपन करो, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ठीक है, और 3 आर्क लगा दो, एक, फिर यहाँ रखते दूसरा, फिर यहाँ रख के तीसरा। जितना ओपन किया था उतना ही ओपन रखते हुए बी पर आओ, और बी पे कितने आंक लगाने हैं, 2, तो उतना ही रखते हुए एक, और यहाँ रख के दूसरा, सही है, ये कर लोगे। उसके बाद क्या करो, चाहो तो इनके नाम रख दो, x1 x2, है ना, x3, इनके नाम रख दो चाहे तो y1 y2। आप क्या करो, x3 और y2 को ज्वाइन कर दो, ठीक है, क्या किया, x3 और y2 को ज्वाइन कर दिया। तो
इस लाइन सेगमेंट ए बी को किसी एक पॉइंट मान लो डी पर डिवाइड कर दिया, तो इसने ए डी और डी बी को जो भी डिवाइड किया है ना, उसका रेशियो ही 3:2 होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब देखो, ये तो कंस्ट्रक्शन था कि कैसे बना। इसमें अब आपको क्या करना होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। ठीक है, क्या लिखना होता है? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो क्या होता है? सिंपल, एक एक करके पॉइंट बना के लिखो। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो आपने किया है बस वही लिखते जाओ। ठीक है, लिख दिया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे? ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट ए, सही है, एंड ऑल्सो एट बी सच दैट एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ए बी वाई। ये दोनों एंगल इक्वल हो। ये हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया। तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ इक्वल आर्क्स, है ना। क्या लिखेंगे? ए एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू एक्स थ्री, है ना। इस तरीके से 3 आर्क बनाए। ड्रॉ 3 इक्वल आर्क्स सच दैट ए एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू सच दैट, है ना, इक्वल टू एक्स टू एक्स थ्री, है ना। ये लिख लेंगे। नेक्स्ट में चाहे तो लिखोगे कि ड्रॉ 2 इक्वल आर्क्स सच दैट बी वाई वन इज इक्वल टू वाई वन वाई टू। ठीक है, ये कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे ज्वाइन, क्या ज्वाइन कर दिया? x3 y2, सबसे लास्ट वाले को सबसे लास्ट वाले से मिला दिया। ठीक है, तो आगे लिखोगे कि दिस x3 y2 इंटरसेक्ट AB एट D एंड दिस D डिवाइड्स AB इन 3:2 रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से आपको जब भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको जो बनाते हो उसके स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप लिखने पड़ते हैं। समझ में आ गई बात? स्टेप के नंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको एक और तरीके से बना सकते थे। वो क्या था? 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, ए बी मान लो नाम इसका। क्या करोगे? ए पर एक एक्यूट एंगल कुछ भी बना लो, 3:2 में डिवाइड करना है। तो इसका टोटल कितना हो गया? 3 + 2 यानी 5। तो बस यहां पर ए पर 5 इक्वल आर्क्स लगा लो। ठीक है, कुछ भी, एक यहां रखा, बन गया एक, सेम रखते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी नाम रख लो इनके, x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, अब क्या करो? x5 यानी जो सबसे लास्ट है, ठीक है, उसको लास्ट से मिला लो। मिला दिया। अब क्या करना है? इस x5b एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल इसमें जो पहला था यानी थर्ड वाले से एक लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड वाले से 1 2 3 यानी यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं। यहां पर पॉइंट कंपास को रखा, सूटेबल ओपन किया, ठीक है, मान लो इतना ओपन किया, और यहां से, ठीक है, यहां रखा, सूटेबल ओपन किया और ये आर्क लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। जितना ओपन किया था उतना ही रखना है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है, उतना ही रखना है, और यहां आना है, यहां रखना है, और ये आर्क लगा देना है। लगा दिया, सही है। अब फिर वापस आए, कंपास को अब रखेंगे यहां पर, इस पर, यहां रख के इसको मेजर कर लो, यहां से यहां तक मेजर कर लो, ऐसे यहां रखा और यहां तक मेजर कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना ही खोलते हुए यहां आना है और यहां से ये आर्क लगा देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से ये जितना एंगल है उतना ये एंगल बन गया है। बस यहां से लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बस ये बनाना है आपको। अब ये लाइन ए बी को किसी भी पॉइंट पर मिली हो, लेट से डी, उसने ए डी और डी बी को 3:2 में डिवाइड कर दिया होगा।
कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। ये दूसरा तरीका इसको बनाने का। इसमें भी आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, वही सेम कि पहले ए बी बनाया, ठीक है, फिर ए से एक एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है, ए एक्स, उस पर इसका टोटल 5 इक्वल आर्क्स लगाए सच दैट AX1 इज इक्वल टू X1 X2 X2 X3, है ना, इस तरीके से लिखोगे। फिर जॉइन X5B, फिर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू X5B दैट इज X3D, है ना, एंड D डिवाइड्स AB इन 3:2। कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल पर टेंजेंट बनाना किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो समझते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आप कंपास की हेल्प से एक सर्कल बना सकते हो 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये बना लिया, ये मान लो इसका सेंटर। कह रहा है ड्रॉ अ, है ना, टेक अ पॉइंट P ऑन इट। एक पॉइंट P लेना है सर्कल के ऊपर, कहीं भी ले लो, आपकी इच्छा है वो। लेट्स से मैंने P ले लिया। अब कह रहा है ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P। P पर एक टेंजेंट बनाओ। तो टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई चली जाए। ठीक है, तो P से टच करते हुए एक लाइन बनानी है जो कि सर्कल को टच करती हुई चली जाए। देखो, आप ये जानते हो कि सेंटर अगर ये था तो O और P को ज्वाइन किया हमने। अब P से टेंजेंट बनाना है। हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, उस पर 90 डिग्री का एंगल बना लेती है वो लाइन, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, P से परपेंडिकुलर बना लो, P पर 90 डिग्री का एंगल बना लो। P पर हम क्या कर लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 90 का एंगल बनाना आता है आपको, है ना। यहां रखा, ये ओपन किया, ठीक है, ये एक आर्क। देखो, ये ओपन जब हम करते हैं तो जितना आपने ओपन किया है उतना ही रखते हुए यहाँ पर रखो और एक आर्क लगा दो, फिर यहाँ रखो, एक आर्क लगा दो। ये एंगल 60 का होता है, ठीक है, और ये वाला, एक सेकंड देखना कहाँ गया, है ना, ये वाला 60 का होता है और ये 120 का होता है। अब देखो, हमें 90 का एंगल बनाना है। हमें 90 का एंगल बनाना है, तो 90 कैसे बनता है, 60 और 30 का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो 60 और 120 का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। यहाँ रखा कंपास, एक आर्क, यहाँ रखा एक आर्क, इसको मिला लिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है यही अपना क्या है, टेंजेंट बन गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये समझ में आया। इसको बनाते टाइम आपको स्टेप्स बहुत जरूरी हैं लिखने। ठीक है, स्टेप्स में क्या करोगे, सबसे पहला काम ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट में टेक अ पॉइंट P ऑन इट, चलो ले लिया। टेक सेंटर एज O, ज्वाइन OP, है ना। फिर अगले में क्या किया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट P, है ना, और वहां से हमने क्या करा, एक लाइन बना दी XY। तो PXY जो है हमारा वो टेंजेंट हो गया जो कि P से पास कर रहा है। तो ये स्टेप्स में हम लिख सकते हैं। सही है, नेक्स्ट पे चले। देखो, थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर रखनी है, रख लेते हैं। ये हो गया सर्कल, रेडियस 3। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। वही सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट होगा, कहीं भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा है। मान लो ये पॉइंट है ना P, जो कि सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है। सेंटर को O कह दिया। आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट, है ना, टू द सर्कल। इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाने। अब देखो, ये OP 8 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना था, 3 था, ये 3 है, ये 5 होगा। ठीक, अब देखो क्या करना होता है, जब भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो टेंजेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो समझने वाले हैं हम। ठीक है, देखो,
आपको क्या करना है, सेंटर से मिला लिया इस पॉइंट को, ठीक है, इसका आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। वो कैसे करते हैं, पी पे रखो, इस लाइन के लेंथ के हाफ से ज्यादा ओपन करो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, वहीं यहाँ रखो, जितना ओपन किया हुआ है उतना ही रखते हुए एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है, इन दोनों को मिला लो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट्स से क्यू, ठीक है। इस क्यू से, क्यू को देखें तो क्यू जो है ओपी का मिड पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, 90 का एंगल बना रहा होगा और बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो क्यू से सेंटर लेते हुए और ओ को क्यू से ओ तक रेडियस लेते हुए एक सर्कल बना सकता हूं मैं, जो कि पी से ही पास करता हुआ ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है ना ये बात, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों का ही मिड पॉइंट है। अब देखो क्या करेंगे, इस नए सर्कल ने पुराने सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटा होगा, वो दो जो पॉइंट है टेंजेंट वहीं से पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया टेंजेंट। इस तरीके से हम टेंजेंट बना सकते हैं। तो इसमें भी आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, सही है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप, ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, बन गया। सेकंड, टेक अ पॉइंट P सच दैट OP इज 8 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में देखो क्या किया मैंने, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो ड्रॉ किया है, तो लिखोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP दैट कट्स OP एट Q, लिख दिया, सही है। फिर अगले स्टेप में क्या किया मैंने, जो मैंने किया वही मैं लिखूंगा। अगले स्टेप में मैंने किया टेक Q एज सेंटर एंड OQ एज रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल, बना दिया, ठीक है। अब आगे कहोगे कि दिस सर्कल, है ना, इसी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, दिस सच दैट दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट R एंड S, है ना। नेक्स्ट में लिख दोगे PR एंड PS आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से हम किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना सकते हैं, सही है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कल बनाना है रेडियस 5 का, लो बना दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, P कहीं भी ले लिया, बाहर ले लिया। आगे विदाउट यूजिंग द सेंटर, अब ये वो चाह रहा है कि सेंटर आपको नहीं पता, ड्रॉ 2 टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट P, है ना। ऐसे में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमें सेंटर नहीं पता है। अब सेंटर नहीं पता होने का मतलब है आपको सेंटर पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर पॉइंट अगर है तो हम टेंजेंट कैसे बना रहे थे, सेंटर से इसको मिलाएंगे पहले, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये सब करना था हमको। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि सेंटर तो हमें पता नहीं है, तो सेंटर नहीं पता होता है तो सेंटर ढूंढने का तरीका क्या है वो देख लो। 3 पॉइंट ले लो सर्कल पर कहीं भी, ठीक है, जहां आपका मन करता हो, ठीक है। आप क्या करोगे, इन तीनों को एक काम करो, 2 को मिला लो किसी भी, ठीक है, चलो इसको भी मिला लिया, इसको भी मिला लिया। हम जानते हैं कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। या यूं कहूं, अगर कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, मतलब कॉर्ड से बाइसेक्टर भी जाए परपेंडिकुलर भी जाए, तो वो सेंटर से ही जाता होगा, सही है ना। तो इनका नाम रख लो MNO, ठीक है। तो मैंने क्या किया, MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। हम जानते हैं बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज्यादा खोला एक आर्क, है ना, और इस तरीके से एक लाइन बना दी, ठीक है। इसी तरह ON का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोला और इस तरीके से एक लाइन बना दी। तो अब देखो ये जो लाइन है इस पर कहीं सेंटर होगा, कहाँ होगा पता नहीं, और ये जो लाइन है इस पर भी कहीं सेंटर होगा। तो मतलब सेंटर जो है इन दोनों लाइंस पर होना चाहिए। तो ये दोनों लाइन तो सिर्फ एक ही जगह मिलती हैं यहाँ पर, तो यही सेंटर होगा,
तो मुझे अब सेंटर पता चल गया। सेंटर को मैंने कुछ भी नाम दे दिया, लेट से एस दे दिया, ठीक है। अब जब सेंटर पता चल गया तो अब टेंजेंट बना सकते हैं। कैसे? P और S को मिला लो, ठीक है, वही सेम पहले वाला काम। S और P पता है अपने को, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, हाफ से ज्यादा खोला, मिला लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे कि इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो x, इस x को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाओ सच दैट x से s तक जो है वो क्या होगा, रेडियस। इस सर्कल ने पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर काटा है, ठीक है, उनके कुछ नाम रख लो, आपकी इच्छा है वो, G और H रख लो। तो P से G को मिला दो, P से H को मिला दो, तो PG और PH ही आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गए, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप्स में आप स्टेप्स हमेशा लिखने पड़ेंगे आपको, है ना, स्टेप्स नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो स्टेप्स लिखते टाइम वही जो किया आपने कि ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, टेक पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, ले लिया। अब सेंटर नहीं पता था तो ढूंढ लेते हैं। क्या किया, टेक 3 पॉइंट्स M and O ऑन द सर्कल, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ON, दे इंटरसेक्ट एट S, है ना, और S ही क्या है, सेंटर है। उसके बाद जो हमने किया है वो पिछले क्वेश्चन में वही सेम स्टेप्स यूज हुए हैं, तो उसके बाद वो स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, सही है। तो ये हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए, है ना। कौन कौन से चैप्टर कवर किए हमने? किया सर्कल, फिर किया हाइट एंड डिस्टेंस, फिर कंस्ट्रक्शन, है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपके लिए यूजफुल होंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।